प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग भारतीय न्यायपालिका का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय न्यायपालिका के क्रम में उच्च न्यायालय की बात चल रही है। आज 14 भाग में भाग 14 के अंतर्गत हम लोग इतने बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। आज के बिंदु हैं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का, उसके साथ साथ कुछ मामलों में उसकी अंतरण की शक्ति, केस को ट्रांसफर करने की शक्ति, अभिलेख न्यायालय होने की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, अधिकारियों तथा सेवकों के नियुक्ति से लेकर के अधिकार और प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, इन शक्तियों और क्षेत्राधिकारों की बात हम लोग इस कक्षा में करने जा रहे हैं। तो आइए क्रम से शुरू करते हैं। हाई कोर्ट के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से बात की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, ये बात हमें करना है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन। क्या बात करनी है? एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन, ये बात करनी है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। तो हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को संविधान के माध्यम से प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है अनुच्छेद 227 के अंतर्गत। तो इस तरह से अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। तो सबसे पहली बात जो होगी वो ये कि अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, ये महत्वपूर्ण बात आपने देखी। ये अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं, जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं, उन सब में उसकी अधिकारिता जो है वो सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करता है। यानी सुप्रीम हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, न्यायाधिकरण, उन सबका अधीक्षण सुप्रीमटेंडेंस कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। तो यहां अब बात जानना है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को इसमें आगे जोड़ना है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को, क्योंकि जो अधिकार प्राप्त है उनकी बात हम लोग कर रहे हैं, कि उन राज्य क्षेत्रों में, उन राज्य क्षेत्रों में जिनमें उन्हें क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यानी ज्यूरिडिक्शन प्राप्त है, उन क्षेत्रों की बात हो रही जिनमें उन्हें क्या है? क्षेत्राधिकार का
प्राप्त है वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरण जितने भी न्यायालय होंगे उन सभी न्यायालयों के और उसके साथ साथ न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति है। न्यायाधिकरण, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए, न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। ये बात अनुच्छेद 227 में बताई गई कि अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है किनमें जितने न्यायालय हैं और जितने न्यायाधिकरण हैं, जितने कोर्ट हैं और उसके साथ साथ जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके अधीक्षण की शक्ति, इनके सुपरिंटेंडेंस की शक्ति जो है वो हाई कोर्ट को है। इसके अलावा भी कुछ शक्तियां हैं, इसके अतिरिक्त भी शक्तियां हैं, यानी इसके अतिरिक्त और क्या शक्तियां हैं, तो देखें इसके अतिरिक्त और क्या क्या कर सकता है। इसके अतिरिक्त भी शक्तियां हैं, जैसे वो क्या कर सकता है कि ऐसे न्यायालयों मान जिनका वो अधीक्षण करता है, ऐसे न्यायालयों से विवरणी मांग सकता है, यानी उनका विवरण मांग सकता है। तो पहला बिंदु, वह ऐसे न्यायालयों से विवरणी मांग सकता है। थोड़ा सा ये ठीक नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे न्यायालयों से विवरणी मांग सकता है, ये अधिकार है। दूसरा, तो दूसरे अन्य से क्या कर सकता है, ऐसे न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यवाही के विनियमन हेतु साधारण नियम और प्रारूप बना सकता है। ऐसे न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यवाही, ऐसे न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यवाही के प्रारूप को, इनके कार्यवाहियों के विनियमन हेतु, कार्यवाही के विनियमन हेतु साधारण नियम व प्रारूप बना सकता है। तो ये दो बातें देखा आपने, क्या कर सकता है, न्यायालयों से विवरणी मांग सकता है, और क्या कर सकता है हाई कोर्ट, और ऐसे न्यायालयों के जिनका वो अधीक्षण करता है, अभी हम लोगों ने नोट किया, जिनका वो अधीक्षण करता है, ऐसे न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यवाही का भी विनियमन करता है, और उनको विनियमन करने के लिए
जरूरी जो साधारण नियम और प्रारूप हैं वो भी हाई कोर्ट को बनाना है। इसके अलावा और क्या कर सकता है, वह ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाली जो पुस्तकें होती हैं, पुस्तकों, प्रविष्टि तथा लेखाओं के प्रारूप जाने वाले पुस्तकों और क्या क्या प्रविष्टियों, यानी पुस्तकों, प्रविष्टि और लेखाओं के, पुस्तकों, प्रविष्टि और लेखाओं के प्रारूप तय कर सकता है। प्रारूप तय कर सकता है। ये हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार या अधिकार आपने देखा कि जो भी न्यायालय होंगे उसके अधीक्षण के अंतर्गत, जो भी ट्रिब्यूनल्स होंगे उनके अधीक्षण के अंतर्गत, उनके अधिकारियों के पास रखे जाने वाली जो पुस्तकें होंगी, जो प्रविष्टियां होंगी, लेखा होंगे, उनके प्रारूप भी कौन तय करेगा? हाई कोर्ट तय करेगा। हाँ, एक और चीज है कि अगर कोई निर्णय सैन्य न्यायालय से हुआ है, सेना न्यायालय से हुआ है या सेना अधिकरण से हुआ है, तो उस पर उच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं है। इस मामले में यहां हमें इस बात को नोट करना होगा कि उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित, अगला बात, उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित, सशस्त्र बलों से संबंधित जो आदेश होंगे से संबंधित किसी न्यायालय या अधिकरण पर संबंधित किसी न्यायालय या अधिकरण, ट्रिब्यूनल या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्ति नहीं है, पर अधीक्षण की शक्ति नहीं है। तो ये देखा आपने कि सशस्त्र बलों से संबंधित अगर कोई न्यायालय है या न्यायालयीय आदेश है या ट्रिब्यूनल अधिकरण का आदेश है, तो उस पर उच्च न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इतनी बातें हम लोगों ने देखी जो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से संबंधित थे। अब बात करेंगे कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति। अगला जो आज का टॉपिक है वो है कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति। तो कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति, यानी पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। क्या इसको कहेंगे? पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेज। ये पावर जो है हाई कोर्ट की, इस पर हम बात कर रहे हैं।
इसके लिए अनुच्छेद 228 में हाईकोर्ट को अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 228 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को कुछ मामलों में केस को अपने पास मंगाने का अधिकार है। मामला कैसा होना चाहिए? अगर उच्च न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाए कि कोर्ट में संबंधित मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उस मामले को उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? अपने पास मंगा सकता है। यानी मामला कैसा होना चाहिए? संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण प्रश्न का मामला होना चाहिए। अगर संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो हाई कोर्ट उस मामले को लोअर कोर्ट से, अधीनस्थ न्यायालयों से मंगा लेगा और उसका निपटारा हाई कोर्ट करेगा। तो अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय की भांति कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति है, कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का अधिकार की भांति कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का अधिकार प्राप्त है। तो ये मामला जैसे सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है, उसी तरह उच्च न्यायालयों को भी कुछ मामले को अपने पास मंगाने का अधिकार प्राप्त है। अब यहां महत्वपूर्ण है कुछ मामला। ये कुछ मामला क्या है? कौन से मामले को मंगाएगा? तो कुछ मामला मतलब ये कि जब उच्च न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाए, जब, इसी में नोट करते हैं, जब उच्च न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाए, यानी यह बात उसको प्रतीत हो जाए, लग जाए, उसको ये समाधान हो जाए कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में किसी न्यायालय में कैसा मामला है? किसी न्यायालय में ऐसा मामला लंबित है जिसमें न्यायालय में ऐसा मामला लंबित है जिसमें संविधान की व्याख्या के बारे में, जिसमें संविधान की व्याख्या के बारे में कोई महत्वपूर्ण विधि का प्रश्न, के बारे में विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। मैं यहां विधि का कर लेते हैं पहले, में विधि का कोई
महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो अगर संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तब उच्च न्यायालय मामले को अपने पास मंगा सकता है। तब उच्च न्यायालय मामले को अपने पास मंगा सकता है, अपने पास मंगा सकता है। तो देखा कि जब संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई विधि का कोई प्रश्न अगर मामले में है और ऐसा मामला अधीनस्थ न्यायालयों में लोअर कोर्ट में लंबित है, तो ऐसे मामले को उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की भांति मंगा सकता है। उच्चतम न्यायालय भी ये काम कर सकता है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी अधिकारिता प्राप्त है। ते हुआ कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति। अब आज के बिंदु में अगला बिंदु है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। रिकॉर्ड कोर्ट, रिकॉर्ड कोर्ट या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड कोर्ट या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की तरह रिकॉर्ड कोर्ट, अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 में बताया गया है। यानी उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी में क्या बिंदु है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की तरह, उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय वाले कक्षा में आपने पढ़ा है सर्वोच्च न्यायालय भी क्या है? अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय भी क्या है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि न्यायालय के सारे काम लिखित होंगे, उनके आदेश रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे और निचली अदालतों के लिए वो साक्ष्य के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा अभिलेख न्यायालय का और मतलब है कि अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय होता है जो अपने अवमान के लिए, कंटेम्प्ट के लिए, अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति रखता हो। तो जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, उसी प्रकार हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। इसके बारे में मतलब है कि उसकी सभी कार्यवाहियां लिखित होती हैं। इसमें क्या है? उसकी सभी कार्यवाहियां लिखित होती हैं। ये इसका मतलब हुआ।
रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती हैं और अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं। और अभिलेख के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में, अभिलेख रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती हैं। और क्या, और निचली अदालतों के लिए इनके आदेश साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या, अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य के रूप में, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो ये हुआ अभिलेख न्यायालय का मतलब कि अभिलेख न्यायालय के कार्रवाइयां लिखित होती हैं, अभिलेख के रूप में उन्हें रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उच्च न्यायालय अपने तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति रखते हैं। इसके अलावा क्या है कि उच्च न्यायालय अपने तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान को लिखते हैं कंटेम्प्ट, अवमान के लिए किसी को भी दंडित कर सकती हैं। उच्च न्यायालय दंडित कर सकते हैं। तो ये भी आपने देखा कि रिकॉर्ड कोर्ट का मतलब क्या होता है। रिकॉर्ड कोर्ट के मतलब में यह भी है कि यह न्यायालय अपने मामले में तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में अगर अवमान हो गया, अवमानना हो गई, तो अवमानना के लिए उनको दंडित कर सकते हैं, किसी को भी दंडित करने की शक्ति रखते हैं। अब इसके पश्चात आज के टॉपिक में है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यानी इसको क्या कहेंगे? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यानी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसके अंतर्गत हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह संविधान का रक्षक होता है। ये क्या है? संविधान का रक्षक। संविधान का रक्षक होता है। कैसे? जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति के माध्यम से। ये उच्चतम न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय
को भी पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। भारत में आगे, भारत में उच्चतम न्यायालय की भांति, उच्चतम न्यायालय की भांति उच्च न्यायालयों को भी, उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या होती है? संविधान की रक्षा करने का क्या मतलब है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों संविधान के रक्षक हैं। मतलब ये कि संसद और विधानमंडल द्वारा जो कानून बनते हैं, अगर वो कानून संविधान के अनुरूप नहीं है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ऐसे कानूनों को शून्य घोषित कर सकते हैं। यानी उनका पुनर्विलोकन करेंगे और उन्हें पुनर्विलोकन के पश्चात शून्य घोषित करेंगे, उनका रिव्यू करेंगे। ये होता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो मतलब ये कि संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसा किसी भी कानून, इसी में जोड़ना, संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कोई ऐसा कानून, इनके द्वारा पारित कोई ऐसा कानून जो संविधान के अनुरूप नहीं है, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है, तो यह हुआ न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। अभी सरकार ने जो है वो नेशनल जुडिशियल रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, NJAC, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह आपने देखा उच्चतम न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब कि संसद और विधानमंडल से कानून जो बनेंगे उनकी संवैधानिक व्याख्या करने का, उनकी रिव्यू करने का, उनकी पुनर्विलोकन करने की शक्ति न्यायालय को है। अगर न्यायालय संविधान सम्मत नहीं लगेगा तो उस सीमा तक उसे क्या करेगा? शून्य घोषित कर देगा। इस तरह से उच्च न्यायालय भी संविधान का रक्षक है। उच्च न्यायालय भी क्या है? संविधान का रक्षक है। अब आज के टॉपिक में एक और बिंदु, वो है अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति। अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति। अधिकारियों
तथा सेवकों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ यहां से ले लें, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, यानी अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति के बाद, यानी ये भी उच्च न्यायालय को अधिकार है कि उच्च न्यायालय जो है अपने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करे और उनकी सेवा शर्तों का भी क्या करे, निर्धारण करे। ये अधिकार भी उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय के अधिकारियों या सेवकों की नियुक्ति, इसमें नोट कर लें कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों या सेवकों, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें, सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें, सेवा एवं शर्तें यानी सर्विस एंड कंडीशन जो भी हैं या कंडीशन ऑफ सर्विस जो हैं, ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश ठीक ना, या ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी, कोई भी हो, अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती हैं, अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती हैं ये थोड़ा सुधार लेते हैं, निर्धारित की जाती हैं जिसे इसके लिए निर्दिष्ट किया गया हो। तो ये एक बिंदु है, बस ये ध्यान है कि इसमें अपने अधिकारियों और सेवकों के नियुक्ति, सेवा शर्त सब कुछ निर्धारित करने की शक्ति है किसे, उच्च न्यायालय। इसके अलावा वेतन भत्ते, पेंशन, छुट्टी ये सब निर्धारित राज्यपाल करता है। उनके वेतन भत्ते, पेंशन, छुट्टी, यहां सेवा शर्तें और उनकी नियुक्ति करने की शक्ति जो है वो उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। इसके अलावा आज के बिंदु में अंतिम बिंदु है प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति। तो आज के जो बिंदु है उसमें अंतिम बिंदु है प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, प्रमाण पत्र जारी करने की भी शक्ति न्यायालय को है, यानी पावर ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट, यानी इसको पावर, कौन सा पावर है, पावर ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट, पावर ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट। तो अनुच्छेद 134 क, अनुच्छेद 134 क, इसके अनुसार, अनुच्छेद 134 क के अनुसार, यानी उच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है। उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के में अपील के लिए के अनुसार उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र देने की शक्ति है, अपील के लिए प्रमाण पत्र देने की शक्ति है। ये अनुच्छेद 132, 33 और 34, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 के तहत अपील सुनने के लिए उच्च न्यायालय क्या करता है, प्रमाण पत्र जारी करता है, तभी सर्वोच्च न्यायालय में वो अपीलें सुनी जाती हैं। इस बात को और जोड़ लेते हैं कि अनुच्छेद 132, 33, 34 के तहत अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 132, 33 और 134 के तहत, इसके तहत जो न्याय है के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रमाण पत्र जो है अनुच्छेद 132, 133, 134 के तहत अगर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है, अपील दाखिल होनी है, तो उसके लिए उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, अर्थात उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र जारी करता है, देता है। तो आज की कक्षा के जितने बिंदु हम लोगों ने सम्मिलित किए थे उन्हें देख लिया गया। अब आइए उन्हें एक एक करके दोबारा से देखकर आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। आज उच्च न्यायालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की बात करनी थी, कुछ मामलों में अंतरण की शक्ति थी, अभिलेख न्यायालय के बारे में होना था कि अभिलेख न्यायालय है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय को है। अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति को लेकर के और प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर के इतने बिंदुओं पर बात करनी है और ये बिंदु एक एक करके
प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की बात शुरू करते हैं हम लोग। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, तो प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन जिसे कहते हैं, उच्च न्यायालय का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में क्या है, ये अनुच्छेद 227 की बात करेंगे। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। मतलब यह है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय जिसमें वो अपनी अधिकारिता रखता है, यानी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार तो मिला, यानी हर एक उच्च न्यायालय जिसमें जिन क्षेत्रों में उसे क्षेत्राधिकार प्राप्त है, वो क्या कर सकता है, सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, सुप्रिंटेंडेंस की शक्ति प्राप्त है। कौन सी शक्ति प्राप्त है, सुप्रिंटेंडेंस, ये शक्ति प्राप्त है। अधीक्षण करेगा यानी उसको वो चलाएगा। इसके अलावा भी कुछ अधिकार, कुछ शक्तियां हैं उच्च न्यायालय के, जैसे ऐसे न्यायालयों से विवरणी मांग सकता है। कौन से न्यायालयों से, जिनका वो अधीक्षण करता है, जिनका अधीक्षण करता है उनसे विवरणी मांग सकता है, यानी विवरण मांग सकता है। और क्या कर सकता है, ऐसे न्यायालयों की कार्यप्रणाली तय कर सकता है। कार्यवाही की जो भी है व्यवस्था, उसको विनियमन करने के लिए नियम और प्रारूप बना सकता है। तो जिन न्यायालयों का वो अधीक्षण करता है, उन न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यवाही को भी विनियमित करता है और उसके लिए नियम और प्रारूप भी बनाता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय क्या करता है कि इस प्रकार के जो न्यायालय हैं, अधिकरण है, जिनका वो सुप्रिंटेंडेंट है, जिनका वो अधीक्षण कर रहा है, उनके अधिकारियों द्वारा जो भी रखी जाने वाली चीजें, जैसे पुस्तकें, प्रविष्टियां, लेखा, उनका भी प्रारूप तय कर सकता है। तो अधीक्षण के अंदर आने वाले सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधिकारियों की पुस्तकों, प्रविष्टियों, लेखाओं, उनके प्रारूपों का भी वो नियम तय करता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, अगर सशस्त्र बलों से संबंधित, यानी उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी न्यायालय का या अधिकरण का कोई आदेश है, तो उसकी अधीक्षण की शक्ति नहीं। तो मामला अगर सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालय या अधिकरण को लेकर के आया है, तो इसके अधीक्षण की शक्ति, इसके सुपरिटेंडेंस की शक्ति जो है, उच्च न्यायालयों के पास नहीं है। तो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में हम लोगों ने देखा। अगला आज का बिंदु है कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति, यानी कुछ केसेस के ट्रांसफर की शक्ति, पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, इसकी बात हो रही। इसकी चर्चा अनुच्छेद 228 में किया गया। ये प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 228 के अंदर। 228 में उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय की भांति ही, यानी जैसे उच्च न्यायालय को उसी तरह उच्चतम न्यायालय, दोनों के पास कुछ मामलों, ये ध्यान रहे कि कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का अधिकार प्राप्त, कुछ मामलों को अपने पास मंगा लेने का अधिकार प्राप्त है। कैसे, यानी अगर उच्च न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाए, उच्च न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाए कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में ऐसा मामला लंबित है जिसमें संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का कोई प्रश्न है,
ऐसा मामला लंबित है जिसमें संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का कोई प्रश्न शामिल है। अगर ऐसा है तब उच्च न्यायालय क्या करेगा? अधीनस्थ न्यायालयों से उस केस को, उस मामले को अपने पास मंगाएगा और उसकी सुनवाई करेगा। तो उच्च न्यायालयों के पास कुछ मामलों के ट्रांसफर की शक्ति है, अपने पास मंगा लेने की शक्ति है। इसके अलावा अन्य शक्तियों की बात करेंगे हम लोग, इससे आगे की शक्तियों की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है। ये बिंदु आप, उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड कोर्ट, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसको कहते हैं। ये अनुच्छेद 215 में इसकी चर्चा की गई। अभिलेख न्यायालय होने का वर्णन अनुच्छेद 215 में है। 215 में क्या कहा गया है? 215 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी क्या है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सभी कार्यवाहियां उसकी लिखित होंगी, अभिलेख के रूप में रखी जाएंगी, अभिलेख के रूप में रखी जाएंगी और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाएंगी। तो ये हुआ अभिलेख न्यायालय का मतलब। इसके अलावा अभिलेख न्यायालय का एक और मतलब है कि अपने तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए, कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय में भी अपने अवमानना के लिए और अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति उच्च न्यायालय में है। तो ये हुआ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय क्या होता है ये। अब अगले बिंदु पर बात करेंगे और वो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसके माध्यम से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को संविधान का रक्षक कहा गया है। संविधान की रक्षा कैसे करते हैं? भारत में उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से संविधान की रक्षा करने का दायित्व है। कैसे रक्षा करते हैं? अगर संसद या राज्य विधानमंडल, संसद में या राज्य विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जो संविधान के अनुरूप नहीं है, अगर नहीं है तो उच्च न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? उच्च न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यह है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। यानी संसद और विधानमंडलों द्वारा पारित कानून की संविधान सम्मत होने की जांच कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय भी करेगा और उच्च न्यायालय भी करेगा। इस तरह से दोनों न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों को संविधान का रक्षक कहा गया है। इसके बाद जो मामला है वो है अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति, इसमें क्या होता है? इसमें है कि उच्च न्यायालय अपने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति खुद करता है और उनकी सेवा शर्तें भी स्वयं तय करता है। हाँ, उनके वेतन भत्ते, छुट्टी, परिलब्धि आदि की तय करने का अधिकार राज्यपाल महोदय को है, लेकिन नियुक्ति और सेवा शर्तों को तय करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है।
तो उच्च न्यायालय क्या करेगा? उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तें, ये सभी उच्च न्यायालय के या तो मुख्य न्यायाधीश करेंगे या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित कोई अन्य न्यायाधीश करेंगे या कोई अधिकारी करेगा जिसको भी इसके लिए निर्दिष्ट कर दिया गया हो, जिसको भी इसके लिए निश्चित कर दिया गया हो, वही करेगा। लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा ही ये कार्य होंगे। ये अपने अधिकारियों और नौकरों, सेवकों की नियुक्ति करने का और उनकी सेवा शर्तों को तय करने का अधिकार भी किसको है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के मामले में एक और बात है और वो है प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति। जब हम लोग रिट पढ़ रहे थे तो रिटों के दौरान देखा गया कि प्रमाण पत्र कैसे जारी करने की शक्ति है। यहां देखते हैं कि किस तरह से सर्टिफिकेट इशू करता है। तो अनुच्छेद 134 क के अनुसार उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134, अगर इन तीनों के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील की जा रही है तो उसके लिए उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र जरूरी है। फिर से सुन लें, अनुच्छेद 132, 133 और 134 के तहत अगर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की जानी है, तो उन अपीलों को दाखिला के लिए हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से उच्च न्यायालयों को प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 134 क के अनुसार। प्रमाण पत्र यानी इन प्रमाण पत्रों के आधार पर ही इन अनुच्छेदों के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई संभव है। तो हम लोगों ने उच्च न्यायालय की शक्तियों, अधिकारों, क्षेत्राधिकार के मामले में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।